चलो तो एंगुलर वेलोसिटी का स्टार्ट करना था। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, क्या पढ़ते हैं इसको, ओमेगा, ठीक है। तो लिखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, वेलोसिटी है ना ये, बट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगल, इट इज आल्सो काइंड ऑफ वेलोसिटी बट इन टर्म्स ऑफ एंगल। जैसे हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसी तरह हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कोई दिक्कत? लिख लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हो गया। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। हुआ नहीं हुआ? अच्छा, मैक्सिमम एंगल क्या होता है? क्या मैक्सिमम एंगल? 2 पाई, पाई के डबल बोले तो 2 पाई, और दिस इज टोटल टाइम, मतलब टाइम पीरियड, दिस इज टाइम पीरियड। अच्छा, आप केमिस्ट्री से पढ़ चुके होंगे 1 बाय टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है ऐसा, ये 9th में पढ़ेगा फिजिक्स में, साउंड वाले में। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर का सिंपल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला 1 बाय टी है ना, 1 बाय टी, 1 बाय टी को एफ लिख दीजिए। कैसे लिखे भाई? तो एज 1 बाय टी इज इक्वल टू एफ, लिखते चलिए साथ साथ। खैर इसके आगे, अच्छा अगर वेलोसिटी का ही बात करो ना, ये है तो वेलोसिटी चाहे एंगुलर सुनो, तो जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करा था, क्या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकता है? ओमेगा इंस्टेंटेनियस तो d थीटा बाय dt, सेम उसी फॉर्म में चल रहा है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। चलो अभी एक काम करो, एक क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है, फाइंड टाइम पीरियड नहीं सॉरी, आपको ओमेगा फाइंड करना है ऑफ फर्स्ट आवर हैंड ऑफ क्लॉक, सेकंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, एंड थर्ड सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार जरा इस टाइम पीरियड के बारे में बात कर ले। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन, ठीक है, एक पूरा ऑसिलेशन, रोटेशन और रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में ऑसिलेशन की टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन rotation, revolution or time taken by any object to complete one rotation, revolution or oscillation is called time period, ठीक है। तो अभी जरा इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओमेगा का अपने पास बहुत सारा फार्मूला है कि थीटा बाय टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दूसरा है 2 पाई बाय टी, देखो इसमें थीटा ये जो स्मॉल टी है इसका मतलब क्या, थीटा डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगा, है ना, ये वो वाला टी स्मॉल टी। और यहाँ कैपिटल टी को थीटा से कोई मतलब नहीं, कितना डिस्प्लेस किया और उसमें कितना टाइम लगा, कैपिटल टी इज टोटल एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स इट ना। अच्छा और इस वाले में 2 पाई या फ्रीक्वेंसी तो मैं पता नहीं,
और डी थीटा फिर तो थीटा ही नहीं पता। तो एक यही उपाय दिखता है हमें कि हम ये वाला फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, क्योंकि अपने को एंगुलर सॉरी टाइम पीरियड अपने को पता है सबका। जैसे मान लो एक घड़ी है आपके पास 12 6 9 और 3 1 2 4 5 4 8 10 और 11। इसमें जो आवर का हैंड है वो कितने देर में यहाँ पहुंचता है वापस एक राउंड घूम के? 60 मिनट में तुम यहाँ से यहाँ 12 घंटा में है ना, 12 घंटा में घूम के वापस नहीं आता है। मतलब ये 2 पाई तो फिक्स ही है और इसके लिए टाइम पीरियड कितना है? आवर रेट में ये 12 आवर्स और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है बाबू? सेकंड। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कर दिए। अब इसको सॉल्व करने पे अपना आंसर आ जाएगा, आएगा। ये किसका ओमेगा मिला? आवर है। उसी तरह मिनट हैंड का बात करें, जरा मिनट हैंड का टाइम बताना। 60 मिनट यानी 60 मिनट में पहुंचता यहां से यहां, मतलब 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना कितना? 60 से इंटू करेंगे, जो भी आएगा वो अपना क्या मिल जाएगा? ओमेगा ऑफ मिनट हैंड। और ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड की अगर बात करें तो 2 पाई बाय एक सेकंड हैंड को वापस वहीं आने में 60 सेकंड लगता है। 1 मिनट के बाद वो वापस अपनी जगह पे आता है। तो बाय 60 इससे अपने को मिल जाएगा ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड। रुको, अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होता है? क्या ऐसा यूनिट? अच्छा इस 2 पाई का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। वेरी गुड, इसका होगा रेडियन और टाइम का सेकंड। तो इसको लिख लेंगे एसआई यूनिट इज, कोई जरूरत नहीं किसको, इसको काटो, पाई का वैल्यू 3.1 को पुट करो सॉल्व करो। खैर अब एंगुलर एक्सेलरेशन का बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, किससे? अल्फा। तो सबसे पहले जैसे एक्सेलरेशन में बात की वैसे का अल्फा एवरेज सीधा सीधा चेंज इन ओमेगा बाय चेंज इन टाइम। उसी तरह हम चाहे तो अल्फा इंटरमीडिएट से बात कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? डी ओमेगा बाय dt, ठीक है। देखिए जल्दी लिखिए, इसका ऐसा नहीं बनाइएगा, इसका अल्फा का अल्फा कैसे बनता देखो ना, ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो मतलब घूम के क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? एसआई यूनिट। जल्दी जल्दी लिखिएगा, हो गया। नेक्स्ट एक ऐसा वेक्टर है, ये भी एक्सियल वेक्टर है, जैसा ओमेगा था एक्सियल या सीडो वेक्टर, वैसा ही ये भी एक्सियल वेक्टर है। ना स्केलर है ना वेक्टर है, इसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। हुआ नहीं हुआ? हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ अल्फा। इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ अल्फा, इसके डायरेक्शन की तरफ, डायरेक्शन ऑफ अल्फा लिखिए। इसका फर्स्ट पॉइंट सेम एज ओमेगा, if omega is increasing, same as omega 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 if omega is increasing. Next opposite to omega, next point लिखिएगा, opposite to omega if omega is decreasing, opposite to omega if omega is decreasing,
डिक्रीजिंग, थर्ड ऑपोजिट टू ओमेगा इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग हो गया, थर्ड लिखिए 0 0 कॉमा देकर if ओमेगा इज कांस्टेंट, 0 if ओमेगा इज कांस्टेंट हो गया। अब इधर देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा पक्का इसी तरफ कोई एक्सेलरेशन लगा हुआ है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, तब जब इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। अच्छा अगर हमको दिख रहा है कि ये बॉडी इधर बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी घट रहा है, तो दिमाग में अच्छा मतलब वो रिटार्ड कर रहा है, नहीं आगे चल रहा है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटा रहा है, समझे। तो कह सकते हैं opposite to velocity if velocity is decreasing and if velocity is constant, तब एक्सेलरेशन लग रहा है क्या, नहीं। तो सेम इसी कंसेप्ट को यूज करके भी हम लोग ओमेगा के टर्म्स में लिखें। अगर ओमेगा बढ़ रहा होगा तो अल्फा उसी तरफ होगा जिधर ओमेगा है, अगर ओमेगा घट रहा होगा तो अल्फा उसी तरफ है जिस सॉरी अल्फा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस तरफ ओमेगा है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा 0 होगा, समझे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस का जरा बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस का जरा बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात जरा बताना, इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। उसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर टर्म्स में भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब, जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे बड़े बड़े कलम में, if अल्फा इज कांस्टेंट। अभी जरा कोई को बताएगा कि अंजलि, हां जल्दी जल्दी टाइम नहीं छोड़ दो, बोलो पहला इक्वेशन मोशन, पहला इक्वेशन मोशन, हां अल्फा का मतलब ए कांस्टेंट वाला v equals to u plus a ठीक u plus a और नेक्स्ट v is equals to half a square, s is equals to ut plus half a square, हां और v square plus u square is equals to आगे v square plus u square is equals to मोशन नहीं याद है, नाइन्थ वाला बैठो, नहीं तो टेस्ट के लिए ऐसा याद थी, ठीक है। सुबह जरा इसी को कन्वर्ट करो एंगुलर के टर्म्स में, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वेरी गुड। ओमेगा नॉट क्या है, वो इनिशियल है, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसको कन्वर्ट करो, थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वेरी गुड। और फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट सॉरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा थीटा, समझे। तो सेम यही वाला इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा इसके अलावा हम लोग कुछ यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़े थे, चाहे अल्फा कांस्टेंट हो ना हो फिर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक था दूसरा था और तीसरा था, फैजान पढ़ा, चलो कन्वर्ट करो तब, डी थीटा आगे अल्फा डी ओमेगा अल्फा इक्वल टू
बोलो डी ठीक है बैठो लिखिए जल्दी से देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बात है मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ये उसका पास और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये देखो अलग अलग पॉइंट पे मूव कर रहा है हर जगह का उसका वेलोसिटी उस पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होगा ठीक है तो मान लो कि ये अपना 4 पॉइंट है A B C and D हर तरफ उसका वेलोसिटी v ही है तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि अलग-अलग पॉइंट पे सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है बट वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट उल्टा बोल दिया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल रहा है बट स्पीड रिमेंस और इमेज मैग्नीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट ऐसे मोशन को बोलते हैं ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द contrary if an object is moving on a circular path and its velocity as well as direction both are changing then this type of circular motion is called non-uniform circular motion direction as well as velocity both are changing then the motion is called non-uniform circular motion so first you need to draw this diagram and then we need to write something diagram बन गया अभी तो आप बनाने हैं ऐसे बनाइए पहले ये वाला बनाइएगा ये वाला नहीं बनाइएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आगे लिखिएगा since only direction of velocity since only direction of velocity is changing so this type of motion is called uniform circular motion uniform circular motion ठीक है here A is perpendicular to variable है इधर देखो यहाँ का एक्सेलरेशन देखो इस तरफ अंदर की तरफ लग रहा है ना एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है वेलोसिटी हमेशा देखो परपेंडिकुलर बना है here acceleration is perpendicular to A centripetal अब लिखो मैंने पढ़ा A is perpendicular to B next point here corresponding acceleration इसी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं corresponding acceleration is called centripetal acceleration and given by direction towards the center देखो ये जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है corresponding acceleration जो परपेंडिकुलर था उसको centripetal acceleration बोलते हैं जो कि सेंटर की तरफ होता है उसी को लिख रहे हैं and given by direction towards the center सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का एक और तरीका डिफाइन करते हैं a centripetal is also defined as v square by r mind it very important formula centripetal acceleration is v square by r दोनों तो यही होता है आपके मानने पर देखिए centripetal acceleration is v square by r हो गया नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन non-uniform circular motion थोड़ा फास्ट लिखो नॉनसो और लिखो धीरे-धीरे आ रहा है non-uniform circular motion ये डायग्राम बना लीजिए नीचे वाला एवरी पॉइंट पे अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग वेलोसिटी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग ठीक है लिखिएगा since डायग्राम में very slow आपको नहीं बना सकते उस टाइम उस वक्त ना अभी वहां इतना देर में गोल बनाना अच्छा ठीक गोले बना
जाए, समझ में आना चाहिए। 7 रुपए का हो गया, खैर कोई नहीं, लिखो। Since both magnitude and direction, since both the magnitude and direction of velocity is changing, since both magnitude and direction of velocity is changing, कॉमा लेकर आगे लिखिएगा, it implies that acceleration must be at certain angle, acceleration must be at certain angle, ब्रैकेट में लिखिएगा other than 90, acceleration must be at certain angle, ब्रैकेट में other than 90 with velocity, acceleration must be at certain angle, bracket में other than 90 with velocity. हो गया? अभी जरा इसको समझने का कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा था इस वेलोसिटी की तरफ, अगर इसका एंगल 90 होता है, एक्सेलरेशन जो लग रहा था अगर ये वेलोसिटी से 90 पे होगा तो जरा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ बताइए कितना होगा? 0. a cos 90 is 0, है ना? तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा ही नहीं तो वेलोसिटी क्या बढ़ता या घटता? नहीं, कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, if this velocity is changing means that some component of this acceleration must be acting towards the direction of velocity, isn't it? ठीक है, ठीक है। तो यही है जो हमने लिखने लिखा, acceleration in non-uniform circular motion is at any other angle other than 90 to the velocity. velocity के इस velocity से 90 को छोड़कर किसी भी और एंगल पे हो सकता है, लेकिन 90 पे नहीं हो सकता क्योंकि अगर 90 पे रहा तो इसका कंपोनेंट b की तरफ 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा। तुमने इधर फोर्स लगाया, इस एंगल इज थीटा, क्या इस फोर्स का कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट की तरफ कुछ होगा? वेरी गुड, f cos थीटा, इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आएगा? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अगर आपने फोर्स इस तरफ लगाया तो क्या इस तरफ कोई इफेक्ट आएगा? आया ना? cos 90 is equal to 0। तो अगर हम कह रहे हैं का कंपोनेंट कुछ ऐसी तरफ है तो क्या ये कंफर्मली नहीं कर सकते कि f किधर भी हो 90 पे तो नहीं हो सकता? वही बात है ना, अगर इसका कुछ कंपोनेंट यहां है, कैसे पता चला? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट कुछ भी अगर इधर है मतलब एक बात तो कंफर्म है कि 90 पे तो नहीं होगा, यही तो लिखिए, ठीक है? किसी में और नहीं हो सकता, ऊपर में 90 कंफर्म क्योंकि यहां वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, यहां से लिख लो, हियर वी डिफाइन टू एक्सेलरेशंस, किसका बात कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म का। हियर वी डिफाइन टू एक्सेलरेशंस, यहां दो तरह के एक्सेस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसा एक तरफ सेंट्रीपिटल लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ टेंजेंशियल लिख लीजिए। टेंजेंशियल को सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं, टेंजेंशियल को सही बोला सेंट्रीफ्यूगल से टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल, ठीक है? सेंट्रीपिटल पे लिखिएगा, डिनोट करते हैं इसको AC से, इसको डिनोट करते हैं AT से, हाँ ऐसे ही लिखना, सिर्फ AT,
थोड़ा और समझ में आएगा, मुझे डाउट था उसके लिखना था। देखिएगा सेंटीमीटर की तरह, only responsible for change in direction of velocity, only responsible for change in direction of velocity, only responsible for change in direction of velocity, tangential में लिखिएगा, responsible for change in magnitude of speed, responsible for change in magnitude of speed, हो गया। magnitude of speed, responsible for change in magnitude of speed, tangential। इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, बताइएगा एक्सेस का, AC का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, लिख लीजिए फिर से, AC is v square by r and AT is dv by dt, ठीक है। AC is v square by r, AT is dv by dt। एक बार वापस से बात करता हूं, जरा अभी इसी चीज को जरा समझते हैं, इसको भी फील कर लेंगे जो बोला हमने, बट जरा समझ लीजिए। अभी अभी हमने बात किया था कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है, साथ में स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। पढ़ा अभी हमने, इस केस में डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग as well as magnitude of speed is also changing, means the component of acceleration in non-uniform circular motion can be divided into two parts. One part which is perpendicular to this velocity is only responsible for change in the direction of this velocity, while the other part which is towards the component of this velocity is responsible for change in magnitude of speed. समझे नहीं समझे? समझे। मान लो इसका एक ऐसा कंपोनेंट, ऐसा पक्का दो कंपोनेंट होगा, अगर दो चीज हो रहा है तो दो कंपोजिशन तो कैसा पढ़े थे, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर ये आगे भी जा रहा है और अगर ये ऊपर भी जा रहा है, मतलब पक्का ही दो कंपोनेंट रहा होगा वेलोसिटी का। तो हम यही कहते हैं ना, एक वेलोसिटी हमने फेंका तो ऐसे था ना, हमने प्रोजेक्टाइल कैसे फेंका था, ऐसे, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल ऊपर भी गया, ये प्रोजेक्टाइल आगे भी गया, मींस कि द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी वाज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर ये थीटा है तो वन इज v sin थीटा जो कि इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पांसिबल था, एंड द अदर इज v cos थीटा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस फॉरवर्ड मोशन। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, ठीक। अगर ये ठीक है तो सेम उसी तरीके से ये भी ठीक होना चाहिए कि अगर ये घूम भी रहा है, उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है, मींस कि एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा उसका नाम हो जाएगा AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच इज डिफाइंड बाय v²r, isn't it? And the second part is tangential acceleration जो कि इधर है AT, this is defined by dv by dt, ठीक है। अभी अभी हमने बोला इस केस में अगर आपको मैं दे रहा हूं ये थीटा है, अगर मैं आपको दे रहा हूं u sin थीटा और मैं आपको दे रहा हूं u cos थीटा और बता रहा हूं कि u sin थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है, u cos थीटा इसको आगे लेके जा रहा है, तो आप अपने आप से ही एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पक्का ये दोनों अगर कंपोनेंट है इसका कोई एक नेट स्पीड होगा, निकाल सकते हो कंपोनेंट। वैसा ही कंपोनेंट यहां भी आपको दिया हुआ है, एक AC है एक AT है, तो आप जरूर समझ सकते हो कि अच्छा AT ऊपर AC था तो इसका कुछ नेट तो पक्का इधर आएगा जो कि होगा A नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी अभी हमने बात किया था कि एक एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, देखो समझ में आ रहा होगा, आ रहा समझ में। और अभी हमने ये भी बात किया था
कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखो, ये है नेट एक्सेलरेशन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल ये है थीटा, जो कि एक्यूट है ना? 90 है क्या? नहीं। 90 होता तो क्या इसका परपेंडिकुलर होता? नहीं होता। अगर इसका परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या स्पीड चेंज होता? नहीं होता। समझे? अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट है, क्या ऑब्ट्यूज हो सकता है? नहीं। इस देख लेते हैं, उसका नहीं उसका भी पता जाएगा। ये देखो, एक ऐसा सर्कुलर मोशन का पाथ है, ये बॉडी है, इधर मूव कर रहा है v1 से, इस तरफ आपका लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन खास बात यह है कि ये जो v1 है यहाँ पे जाकर चेंज होकर v2 हुआ होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि v2 इज लेस देन v1, यहाँ कह रहे थे v2 इज ग्रेटर देन v1, तभी तो स्पीड बढ़ा, एक्सेलरेशन तो स्पीड तो बढ़ाएगा, बट यहाँ पे स्पीड घटा है, मतलब पक्का ही एक एक्सेलरेशन ऐसा होगा ये है। तो इसका जरा बताओ ना, नेट किधर आएगा? ये AC ये नेट तो नेट किधर पक्का ए नेट होगा। तो जरा वेलोसिटी और नेट के बीच का एंगल देखो, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ए नेट, एंगल इज दिस थीटा। एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है। यहाँ कैसा था? एक्यूट, मतलब एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? खैर चलो, अच्छा इस बात जो सब कुछ लिख लिए, तो ए नेट को थोड़ा मैथमेटिकली भी डिफाइन कर रहे हैं। ए नेट को बोल सकते हैं रूट अंडर AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अरे कुछ नया नहीं किए, बस लिख दिए उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में जो समझ रहे थे। अच्छा एक और चीज, ये वाला जो एंगल था, ये एंगल या ये एंगल, हाँ इसको जरा अल्फा से नोट कर ले तो अच्छा लगेगा। अगर मान लो इसको भी अल्फा बोलते हैं, इस अल्फा, इसको भी अल्फा ही बोल देते हैं मान लो। अल्फा को कैसे लिखेंगे जरा बताओ तो? अल्फा को कैसे डिफाइन करें? अच्छा tan अल्फा बोलते तो AC by AD बोलना होता, बोलते हैं तो अल्फा को बोलते हैं tan इनवर्स AC by AD। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी से आगे बढ़ो। ठीक है, याद रखिएगा सीधा सा, तक डायरेक्ट का काम नहीं है, तो किसी 11th है बोर्ड्स में नहीं। V is equal to ओमेगा क्रॉस R होता है। पर वेक्टर वाइज जब बात करें तो relation between V omega and R, mind that this is cross not multiply, ठीक है ना? ये वेक्टर वाइज है तो क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं, सीधा 2 गुना 2 4 कर दिए, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो ये I कैप में है, ये K कैप में है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस में J I के माइनस J, याद करो बताया था वेक्टर में I J K, सीधा चलोगे इस डायरेक्शन में तो I J तो K आता, K I तो J आता, और J K तो I आता, लेकिन उल्टा है, I K उल्टा माइनस में, ठीक है वेक्टर का पढ़ाया। खैर इसी का एक और काम फॉर्म लेते हैं, तो वेक्टर वाइज हुआ ना, सिंपली बोले तो V is equal to R ओमेगा आप याद कर सकते हो सिंपली, दिस इज नॉट वेक्टर वाइज। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, differentiating with respect to t, WRT is with respect to, तो dv by dt is equal to d by dt of r omega, r is constant, r is constant, dv radius है constant है। अच्छा dv by dt is at and r is constant, तो बाहर आ गया d omega by dt, d omega by dt is alpha, तो साफ साफ दिख रहा है at is equal to r alpha, याद रखिएगा। देखो लेक्चर बहुत लंबा नोट्स से सीधा लिख तो रही है, तो जरा समझ लेते हैं। टॉपिक है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन फ्लैट सर्कुलर रोड। ये अगर हमारा कोई व्हीकल है, ठीक है, ये जो रोड है वो फ्लैट है कुछ इस तरह, फ्लैट लेकिन सर्कुलर, फ्लैट लेकिन सर्कुलर। देखो ये बॉडी अगर इस पाथ पे घूम रहा है, इस पाथ पे घूम रहा है ये बॉडी, तो मोशन इसका इधर है v,
देखो इस पे अगर एफबीडी बनाए तो दो बनेगा। अगर ऐसा कोई इस पे कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे सीधा गोल गोल घूम रहा है तो एक तो इसका जो mg होगा वो n के बराबर होगा। बराबर इसलिए होगा क्योंकि मोशन इस लाइन में हो रहा है क्या। मान लो अगर हम गोल गोल घूम रहे हैं तो मेरा मोशन तो सिर्फ एक सर्कल की फॉर्म में हो रहा है क्या। मतलब मेरा बॉडी जो mg होगा वो पक्का मेरे बॉडी में जो n लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी ना तो ऊपर दे रहा हूं ना नीचे जा रहा है। अच्छा लेकिन हम गोल गोल घूम रहे हैं और ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो तो गोल घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है। वो तो देखा तभी तो गोल घूमेगा। अभी भी पढ़े थे सेंट्रीपिटल। देखो ये तो बैलेंस हो गया, समझ में आ रहा है, इसके ऊपर नीचे मोशन नहीं हुआ। अभी अंदर में और कोई फोर्स लग नहीं रहा। ये कोई धागा से बंधा हुआ तो है नहीं, हम कोई धागा से बंधे हुए कि धागा को खींच रहा होगा नहीं, बट फिर भी हम गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब ये गोल घूमने का रीजन पक्का ही फ्रिक्शन होना है और कोई फोर्स नहीं लगा। फ्रिक्शन को छोड़ के मान लो जैसे भी हम गोल गोल घूम रहे हैं तो क्या मेरे बॉडी पे कोई धागा बंधा हुआ सर्कल से कोई से घुमा रहा है क्या। नहीं, तो धागा ये देख के लग रहा हो कि हो सकता है इसके धागा बांध दी इसलिए गोल गोल घूम रहा है, लेकिन ये धागा नहीं है, कोई डायरेक्शन दिखा रहा है फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन का। क्यों, क्योंकि अगर हम गोल गोल घूम रहे हैं तो कोई फोर्स सेंटर की तरफ जरूर लग रहा होगा और मेरे बॉडी में तीन फोर्स लग रहा है। कौन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन तो पीछे में बॉडी अंदर कुछ इंटरनल बॉडी के पीछे इंटरनल फोर्स से मोशन नहीं होगा। हाँ तो ये कौन है फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट आपके मोशन के टेंडेंसी के अपोजिट लगता है, आपके डायरेक्शन के अपोजिट लगता। आपका जिधर चलने का टेंडेंसी होगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। अच्छा जरा एक बात ना, ऐसे गोल गोल घुमा के छोड़ दी तो बॉडी किधर जाएगा, जहां पर होगा वहां से सीधा भाग जाएगा, भागेगा। मतलब उसका टेंडेंसी तो किधर और है, घूम भले किधर और है बट टेंडेंसी जाने किधर और है। तो जिधर टेंडेंसी का उसके ऑपोजिट ही फोर्स लगना है ना, समझे। हाँ तो अगर गोल घूम रहा है तो उसका बाहर भागने का टेंडेंसी है, चल इधर रहा है बट भागने का टेंडेंसी किधर है, बाहर। फील फोर्स बाहर, आप घुमाते हो कोई चीज को तो आप अंदर की तरफ फोर्स लगाते हो, मतलब करते हो गोल अंदर की तरफ खींच रहे हो क्योंकि उसका बाहर जाने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट तरफ होगा। मोशन के टेंडेंसी के अपोजिट लगता है, जैसे मोशन हो रहा है उसके अपोजिट नहीं लगेगा। जरूरी नहीं, टेंडेंसी जिधर चलने का होगा उसके अपोजिट। तो उधर वो तो बस याद में इसको पढ़ते हैं, फ्रिक्शन का मतलब जीरो भी होता है सर्कुलर मोशन में कि चल इधर रहा है फ्रिक्शन लग इधर रहा है, बीच का एंगल याद आ रहा है कुछ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जीरो वाला में यही सर्कुलर मोशन को पढ़े थे, याद आया तो सही बात। अभी देख लो। अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय r वो पक्का ही फ्रिक्शनल फोर्स के या तो बराबर हो जाए या उससे छोटा हो, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हो गया तो ये इधर भाग जाएगा। समझ रहे बात, समझे। तो अगर समझ गया तो ठीक है, फिर इस n को लिख दिया mg, होता ही जानते हैं mm कैंसिल किया तो v आ गया, v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू rg। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे अधिक से अधिक कितना हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इन म्यू r जी। देखो अगला टॉपिक अपना बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अगर साइक्लिस्ट किसी प्लेन रोड पे नॉर्मल एक्शन टर्निंग वर्निंग में साइक्लिस्ट में टर्न हो जाता है ना, तो ये कोई रोड था इस पे साइकिल ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरह टर्न नहीं पड़ता ना, साइकिल कार चलाते चलाते हम कैसे टर्न लेंगे, साइकिल टर्न मारे किसी भी तरीके का टर्न मारे तो बेंड वर्टिकल डिफरेंस का एंगल कितना बन रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाला है। कई बार थीटा हम लोग नॉर्मली इधर से लेते हैं ना, दिमाग में आता है ये वाला एंगल नहीं, लेकिन यहाँ पे कैसा एंगल है, ऊपर वाला। जैसा कि रे नंबर का प्रॉब्लम में भी ये ध्यान रहा ग्राफ नहीं है, क्या है ग्राफ नहीं है, कोई साइक्लिस्ट है जो रोड पे चल रहा है। साइक्लिस्ट साइकिल चलाता है बाद में रोड पर, ये रोड ठीक है, ये हम अपने से एक्सिस बना परपेंडिकुलर, तो ये एंगल था। अगर कोई हम ऐसे साइकिल चलाते हैं नॉर्मल की तरह नहीं लगेगा, जैसा कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, वैसे चलता है नॉर्मल ऐसे लगेगा। नॉर्मल का कंपोनेंट cos वाला एंगल को बैलेंस करेगा और नॉर्मल का कंपोनेंट sin वाला, अरे इधर भी तो एक एक्सिस चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो
थीटा cos थीटा tan थीटा nm कट गया और m m कैंसिल होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर बाय rg tan थीटा इक्वल टू b स्क्वायर बाय rg तो सीधा b निकल गया rg tan थीटा ठीक है स्क्वायर बढ़ गया हैं स्क्वायर बढ़ गया पीछे बंद हो गया लास्ट वाला नहीं ठीक है हो गया